नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में गत कई समय से चल रहे ओवर ब्रिज के निर्माण के कार्य के कारण आए दिन यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बुधवार को ही ऐसा हुआ। गंगरा के समीप स्थित टोल नाका से लेकर टोल नाका के दोनों ओर वाहनों की इतनी अधिक लंबी कतार लग गई, जिसके कारण कई रोडवेज बसें एवं चौपहिया वाहन जो कारें एवं जीप थी वह भी इसमें फंस गई एवं कई लोगों को इसके कारण परेशानियां उठानी पड़ी। इस जाम के कारण भिलवाड़ा की ओर से आने वाली रोडवेज की कई बसें अपेक्षाकृत देरी से चित्तौड़गढ़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में गंगरार के समीप बन रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण आए दिन यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बुधवार को भी इसी तरह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण यहां स्थित टोल नाका के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार के कारण यात्रियों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस जाम में न केवल कई ट्रक फंस गए, बल्कि कई रोडवेज की बसों के साथ ही कार एवं जीप में सवार लोगों को भी काफ़ी देर तक परेशानियां उठानी पड़ी एवं कई बार इस ओवर ब्रिज के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के कारण इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद NHAI द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है एवं काफ़ी समय पहले इस तरह जाम की स्थिति से निपटारा के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। सरकार कभी कहती है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने से इसके अन्य कई कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात अलग है कि पुष्कर में आए बागेश्वर दाम का कहना है कि कम से कम हिंदू को 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। यह बात अलग है कि वह स्वयं अभी तक कुंवारे हैं, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इस बारे में उनका यह मत है। और अब सरकार का भी यह मानना है कि जिनके 2 से अधिक संतान है वह आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। और यह निर्णय की जानकारी मिलते ही ऐसे जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और इसे भी एक सहयोग कहा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने गत दिनों विधानसभा में बहस में भाग लेते हुए इस तरह की मांग भी की थी कि जो निकाय चुनाव लड़ते हैं, पंचायत चुनाव लड़ते हैं, उन्हें भी यह छूट दी जानी चाहिए। यानी कि 2 से जिनके अधिक संतान है, वह जो नियम लागू है, भैरू सिंह शेखावत के समय यह नियम लागू किया गया था, जिसके कारण ऐसे कई जो लोग हैं जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन अब ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ पाएंगे। पालिका में और सहकारिता में जब किसी के 3 बच्चे होते हैं तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। जिस प्रकार की जनसंख्या पूरे देश में कम पड़ रही है, या तो आप तीसरी संतान वाला मामला पंचायती राज में खत्म करें, नगर पालिका में खत्म करें, या सहकारिता में खत्म करें। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लंबे टाइम से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पा रहे। काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके तीसरी संतान होने की वजह से जो चुनाव नहीं लड़ पाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको संशोधन करते हुए, इसको प्रस्ताव लेते हुए सरकार तीसरी संतान वाला मामला हटाते हुए आने वाला पंचायत राज चुनाव में वो चुनाव पंचायत राज का भी लड़े, नगर पालिका के भी लड़े, सहकारिता के भी लड़े। ये बहुत गंभीर मामला है। 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पौधा मां के नाम। और 2025 में 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और उसके बाद इस अभियान के तहत आए दिन किसी न किसी स्थान पर पौधारोपण किया जाता है। प्रति वर्ष राजस्थान में वन महोत्सव का कार्यक्रम जोर शोर से आयोजित किया जाता है। बारिश के दिनों में भी वृक्षारोपण करने के लिए नेताओं, अधिकारियों आदि में होड़ सी लग जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसोरगढ़ क्षेत्र में एक प्लांट लगाने के नाम पर
कई हरे पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी अधिक रोष व्याप्त है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगभग 2 वर्ष पूर्व एक पेड़ मां के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पहल की गई थी, जिसका उद्देश्य मां के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ ही हरियाली बढ़ाना था। यह अभियान लोगों को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करने के लिए था, जिसके तहत 2025 तक 140 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में कई पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों के लामबंद होने के बावजूद एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी पेड़ों की कटाई किए जाने का सिलसिला निर्बाध रूप से बना हुआ है, जिसमें ग्रामीणों में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त है एवं हर वर्ग की सहभागिता इस पौधारोपण के लिए की जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के खरनाई गांव पटवार हल्का बस्सी में जेसीबी से कई पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है। एक कंपनी द्वारा सोलर प्लांट के लिए कई हरे पेड़ों को अब तक काटा जा चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे पेड़ों की भी यहाँ कटाई कर दी गई जो कई लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए थे। एवं ग्रामीणों का कहना है कि वह जिला प्रशासन को भी इस बारे में कई बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो गरीब तबके हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले और केवल निर्धनता के कारण वह अपना इलाज नहीं करा सके, इसके लिए एक योजना लागू की हुई है, आयुष्मान योजना। और इसके तहत ऐसे जो लोग हैं उन्हें एक कार्ड बनाना पड़ता है और न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के कतिपय निजी चिकित्सालय का हाल यह है कि वह लोगों पर इस आयुष्मान योजना के तहत उपचार करवाने के लिए इसलिए दबाव बनाते हैं कि सारी कमाई का जो खेल है वह इस योजना में ही छिपा हुआ है। सरकार द्वारा हालांकि इस पूरे मामले में जो घोटाले चल रहे हैं, अनियमितता हो रही है, उसके बारे में कार्रवाई भी की जाती है, कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो निजी चिकित्सालय है वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित एक निजी चिकित्सालय दक्ष हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी का उपचार करवाने के लिए पहुंचता है और वहां पहुंचते ही हॉस्पिटल के कर्मचारी उसे यह कहते हैं कि आयुष्मान योजना के लिए क्यों न उन्हें भर्ती कर लिया जाए। लेकिन महिला के पति कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, वह सक्षम है और वह इसका जो भी भुगतान होगा उपचार पर वह नकद देगा। लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारी काफी दबाव बनाते हैं और इस योजना के तहत उन्हें भर्ती कर दिया जाता है। 23 फरवरी को भर्ती किया जाता है और 24 फरवरी को महिला लगभग पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाती है तो महिला के पति द्वारा कहा जाता है कि इन्हें डिस्चार्ज कर दो। लेकिन चिकित्सालय की हॉस्पिटल की ओर से कहा जाता है कि हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, 4 दिन बाद डिस्चार्ज करेंगे। इस पर आश्चर्य होता है पति को कि जब उसकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है तो आखिरकार 4 दिन बाद डिस्चार्ज क्यों। और पता चलता है कि ये सारा खेल तो आयुष्मान योजना का है, क्योंकि इसमें कुछ नियम बने हुए हैं और उसी कारण जो है ऐसे चिकित्सालय को पैसा मिल पाता है। और इस मामले को लेकर काफी हंगामा होता है, बहस होती है और आखिरकार वह दिन में डिस्चार्ज की मांग करता है और हंगामा होते होते रात तक उसे छुट्टी दे दी जाती है और आखिरकार हॉस्पिटल की जो प्रबंधक है वह भी यह स्वीकार करते हैं कि बच्चों से गलती हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक जो युवा महिला चिकित्सक है उसके तेवर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि निजी चिकित्सालय में किस तरह लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है और जिनके साथ व्यवहार किया गया
वह चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी होने के साथ ही अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं। प्रश्न ये उठता है, जबकि पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ऐसा किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ किस तरह यह निजी चिकित्सालय इस योजना के नाम पर जेब काटते होंगे, सरकार को चूना लगाते होंगे, यह सोचने की बातें बताते हैं आखिरकार। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निजी चिकित्सालयों को आए दिन सरकार की ओर से कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद चित्तौड़गढ़ के कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा मरीजों द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद उन्हें आयुष्मान योजना के तहत भर्ती करने के लिए दबाव बनाया जाता है, जबकि सरकारी चिकित्सालय में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। आयुष्मान योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय में ऐसे कई लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है जो न केवल इस दायरे में आते हैं बल्कि उन्हें इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। कई ऐसे निर्धन लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, लेकिन सरकार की यह आयुष्मान योजना उनके लिए वरदान साबित होती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में एक निजी चिकित्सालय में आयुष्मान योजना के तहत एक मरीज को जबरन भर्ती किए जाने और बाद में मरीज द्वारा इसके लिए इनकार करने एवं उपचार पर होने वाला खर्चा स्वयं के द्वारा दिए जाने के मामले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को सालाना 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इस योजना का उद्देश्य हालांकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है, लेकिन कुछ निजी चिकित्सालयों ने इसके लिए अपने कमाई का जरिया बना लिया है, जिनके द्वारा इस योजना के दायरे में आने वाले मरीजों के चिकित्सालय पहुंचते ही कहा जाता है कि उनका उपचार इस योजना में कर दिया जाएगा, जिसको लेकर ऐसे चिकित्सालयों में इस योजना के बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं। इसी योजना को लेकर चित्तौड़गढ़ के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का उपचार करवाने के लिए 23 फरवरी को जब दक्ष हॉस्पिटल में लाया गया और उसके बाद पूरा क्या घटनाक्रम हुआ सुनते हैं उस महिला के पति की जुबान से, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि 23 तारीख के दिन सुबह 11 बजे के आसपास मेरी वाइफ को भर्ती कराया गया था दक्ष हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ कुंभानगर में। तो वहाँ जब मैं मेरी वाइफ को लेके गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आयुष्मान में आप इनको भर्ती करा दीजिए, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और 2 दिन में आपको छुट्टी दे देंगे। तो मैंने उनको आयुष्मान के लिए मना कर दिया कि मुझे आयुष्मान में भर्ती नहीं करना है, कैश में मुझे काम करवाना है, आप कैश में इनको एडमिट कर दीजिए, जो भी रहेगा कैश में करूँगा। तो उनकी तरफ से काफ़ी 2-3 लोग जो वहाँ बैठते हैं उन्होंने मिलके मुझे प्रेशर किया कि भाई आयुष्मान में आप क्यों नहीं ले रहे हो, सरकार दे रही है तो लेना चाहिए आपको। मैंने आयुष्मान में एडमिशन करवाया। 24 तारीख के दिन डिस्चार्ज की बात हुई थी हमारी कि भाई 24 तारीख के दिन हम आपको दिन में 3 बजे 4 बजे के आसपास डिस्चार्ज कर देंगे। तब मैं डिस्चार्ज मांगने के लिए गया मैडम के पास। तो मैडम की जो पुत्र वधू है उनका ये कहना था कि भाई हम आपको 4 दिन पहले डिस्चार्ज नहीं दे सकते, आपको कम से कम 4 दिन तक तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। और दवाइयों के नाम पे सिर्फ 1 बोतल 23 तारीख के दिन चढ़ाई थी और 1 बोतल सुबह 24 तारीख के दिन चढ़ी थी और 2 गोलियां सुबह शाम। बाकी वाइफ बेड के ऊपर नॉर्मली रेस्ट कर रही थी और वाइफ लगभग कंप्लीट थी मेरी, इतना कोई बीमार वाली स्थिति नहीं थी कि एडमिशन कराना पड़े वहाँ पे। फिर भी उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद में जब मैंने उनको ये बोला कि मुझे आयुष्मान में 4 दिन ना रह के आप तो कैश में पैसा ले लीजिए और मुझे मेरा बिल दे दीजिए और बिल की डिटेल दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे 3 तरीके के अलग अलग डिफरेंट बिल लाके दिए। सबसे पहला बिल उन्होंने मुझे लाके दिया 4000 रुपये का, जो मेरे हाथ में है, जिसका मैंने फोटो खींच लिया। और बाद में उन्होंने जब थोड़ी सी बहस हुई तो बिल का जो हार्ड कॉपी था उन्होंने मुझसे छीन लिया था। 4000 रुपये के बिल उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में लाके दिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 2000 का बिल लाके दिया। फिर उनके ही स्टाफ ने वापस से मुझे 1500 रुपये का मेडिसिन का बिल लाके दिया। तीनों बिल अलग अलग डिफरेंट थे। 3 बजे से डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया चली वो रात की 9 बजे तक चली। जो सन्नाडिया साहब की पुत्र वधू है और जो उनके पुत्र हैं उनकी जो लैंग्वेज है पेशेंट के अटेंडर के साथ बात करने की, वो बड़ी गंदी रही और बहुत तरीके की आप वीडियो में देख पाएंगे किस तरीके से उन्होंने मुझसे बहस करी है। कैश में पैसा देने के बावजूद वो लोग मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। उनका ये कंसल्ट था कि आप 2 दिन और रुक जाइए आयुष्मान के अंदर, जबकि मुझे आयुष्मान में इलाज ही नहीं करवाना था, मैं कैश देने के लिए रेडी था।
क्या लगा आपको कि जिस तरह का दबाव हमने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं देखे, क्या लगता है कि आपको आयुष्मान के लिए जिस तरह का दबाव बनाया गया और अन्य जो मरीज है वहाँ से भी मालूम पड़ा कि जो दबाव बनाया गया, तो उसके पीछे क्या लगता है आपको, उनकी क्या सोच रहती है इसके पीछे? सर सोच तो ये रहती है जो पेशेंट होते हैं उनके बिल बना रहे हैं, बेड चार्जेस आप अगर देखेंगे इस बिल के अंदर जो उन्होंने आयुष्मान में चढ़ा रखा है, उन्होंने 500 रुपये बेड चार्ज वापस लगा रखा है, इसमें एयर बेड चार्ज लगा रखा है, इन्होंने ऑब्जेक्शन चार्जेस लगा रखे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के चार्जेस। और जब कैश में इस बिल को कन्वर्ट किया तो जस्ट ये बिल डबल कर दिया इन्होंने, और आयुष्मान के अंदर 3 गुना था, 3 गुना से इन्होंने वापस इसे डबल करके दिया। और मैं एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, हर एक छोटी चीज़ का हमारे पास ज्ञान होता है, सुबह से शाम तक हमारे यही काम है सर, छोटे छोटे पार्ट देखना। तो जो मेडिसिन मेरी वाइफ के लिए जा रही थी, उस मेडिसिन को मैंने टोटली काउंट किया था, तो टोटल ही मेडिसिन 600 से 750 रुपये की थी, जिसमें इंजेक्शन आ गए, बोतल आ गई, नली आ गई, सीरीज आ गई, सारी चीज़ें 600 से 650 रुपये का। फिर भी इन्होंने मुझे 2000 रुपये का मेडिसिन का बिल ला के दिया है, और मैंने एक्सेप्ट किया है सर, मैंने पूरा पैसा दिया है, पैसा मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है उनके हॉस्पिटल में। लेकिन जो उनकी पुत्र वधू है, जो डॉक्टर हैं, और जो उनके पुत्र हैं अरविंद सन्नाडिया के, उन की जो लैंग्वेज है, उन लोगों की जो रवैये हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। इसके अलावा जो सन्नाडिया साहब है, अरविंद जी सन्नाडिया, उन्होंने अपनी गलती भी मानी है, लास्ट में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। अब सर आगे की तो जो भी प्रक्रिया है, जो कार्रवाई कर रहे हैं आप तो आपने जो भुगतान किया वो भुगतान कितना किया? मैंने 4000 रुपये, 4200 के आसपास का कोई भुगतान किया है। और यही यदि आयुष्मान की माध्यम से वो करना चाह रहे थे तो क्या 3 गुना था? जस्ट 3 गुना भुगतान, जस्ट 3 गुना था ये, 3 गुना भुगतान, 3 गुना था। इसको इन्होंने कम किया भुगतान को फिर केस में बहस होने के बाद में। लेकिन उनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी रही सर मेरे साथ, और मेरा जो फीडबैक रहा वो बहुत ही गंदा रहा हॉस्पिटल डक्स में जाने के बाद। आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किस तरह निजी चिकित्सालयों द्वारा दबाव बनाया जाता है, यह आपने सुना होगा, और इसकी जानकारी के लिए हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO से भी संपर्क करने के लिए 2 बार उनके कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन दोनों बार ही वह नहीं मिल पाए, जिसके कारण उनसे उनका पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसे चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, और कितनी बार उनके द्वारा ऐसे चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया। जब महिला के पति ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस योजना के तहत उपचार नहीं करवाना है और वह इसका जो भी नकद भुगतान होता है देने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार यह दबाव बनाया जाता रहा कि 3-4 दिन और यदि भर्ती करवा देते हैं तो इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा और आपको कौन से पैसे देने हैं। और दिन में जहां 24 फरवरी को डिस्चार्ज किया जाना था, वहीं इस पूरे मामले को लेकर इतना अधिक हंगामा हुआ कि रात्रि तक डिस्चार्ज किया जा सका। बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के दौरान इस चिकित्सालय की एक युवा जो महिला चिकित्सक है, उसके द्वारा किस तरह शब्दों का उपयोग किया गया। आप थोड़ी लेते हो पैसा, आप मैं लेते हो क्या? मैं पैसा लेती हूँ, रिसेप्शन बना रखा मैं है, नहीं लेती दूंगा हूँ, पैसा। मैं आपके लेती अंदर हूँ, क्यों हूँ मैं? मैं लेती हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, मैं सर लेती ये हूँ। केस बिगड़ेगा इनकी वजह से, मैं क्लियर कह रहा हूँ। धमकी मत दे, क्या? धमकी मत दे, धमकी मत दे। बोल क्या? ठीक ये किया क्या है होता है? पेशेंट को, क्या होता है? ये क्या होता है? ठीक किया है पेशेंट को। एक किसको बोल रहा है? तुमको, एक किसको बोल रहा है? तुमको, ये किसको बोल रहा है? मेरे पिताजी खड़े हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, मम्मी खड़ी है, प्यार से बात कर रहे हैं, वहाँ क्या बोल रहा है? तमीज से बात करियो, क्या करेगी? तमीज से बात करियो, तमीज दिखा दूंगी क्या करूंगी। दिखा, चल दिखा, चल दिखा। हाँ बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नहीं जाएगा ये बात, करते हैं ना। बदतमीजी तो आप कर रहे हो, पुलिस को बुलाओ, फोन करो, फोन करो। गजब कर रहे हो, बदतमीजी आप कर रहे हो। आप थोड़ी लेते हो पैसा, आप लेते हो क्या? मैं पैसा लेती हूँ, रिसेप्शन बना रखा है, मैं नहीं लेती दूंगा हूँ, पैसा। मैं आपके लेती अंदर हूँ, क्यों हूँ मैं? मैं लेती हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, मैं सर लेती ये हूँ। केस बिगड़ेगा इनकी वजह से, मैं क्लियर कह रहा हूँ। धमकी मत दे, क्या? धमकी मत दे, धमकी मत दे। बोल क्या? ठीक ये किया क्या है होता है? पेशेंट को, क्या होता है? ये क्या होता है? ठीक किया है पेशेंट को। एक किसको बोल रहा है? तुमको, एक किसको बोल रहा है? तुमको, एक किसको बोल रहा है? फोन करो। मेरे पिताजी खड़े हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, मम्मी खड़ी है, प्यार से बात कर रहे हैं, वहाँ क्या बोल रहा है? तमीज से बात करियो, क्या करेगी? तमीज से बात करियो, तमीज दिखा दूंगी क्या करूंगी। दिखा, चल दिखा, चल दिखा। हाँ बुलाओ, नहीं जाएगा ये बात। बिल्कुल बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नहीं जाएगा ये बात, करते हैं ना। बदतमीजी तो आप कर रहे हो, पुलिस को बुलाओ, फोन करो, फोन करो। गजब कर रहे हो, बदतमीजी आप कर रहे हो। इस हंगामे के बाद दक्ष हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद सनाडिया ने भी आखिरकार हॉस्पिटल की गलती स्वीकार की
और बताते हैं आखिरकार क्या कहा उन्होंने हॉस्पिटल की इस गलती को लेकर। बच्चे हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर रहती है ना। और जैसे दिन में मैं सुन रहा था कि आपको शायद कोई बेड की प्रॉब्लम हो। बच्चे हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर रहती है ना। और जैसे दिन में मैं सुन रहा था कि आपको शायद कोई बेड की प्रॉब्लम हो। महिला के पति ने जब हॉस्पिटल प्रबंधकों से दी जाने वाली या दी गई दवाइयों का एक एक डिटेल जब मांगा तो किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और आपस में ही वह उलझते हुए भी दिखाई दिए। बाकी वो हो रहे हैं क्या, वो कर लेगा 93 का बिल सर। भाई ये बिल आप ही का है, इसमें आपने 1500 रुपये मेडिसिन लिखी है, तो मुझे 1500 रुपये टेली करा दो आप, बात ही खत्म। दिन के जांचों का होगा, जांचों का अलग छोड़ दे। जांचों के क्या बिल है जांचों का? ये आपकी ये हो गया CBC का 250 रुपये और HSC का 750 रुपये। ठीक है, ये 250 रुपये किसके हैं मुझे? CBC के। और ये आपके HSC। ठीक है, इनके 750। ठीक है, इसको टेली करो, मुझे बताते जाओ आप कितना कितना बिल है, मैं भी जोड़ता जाता हूँ। एक तो बंदा 126 रुपये का, लो ये 126 रुपये बना, देखते रहना, बना देखो। 195 93 ये बाकी वो बिल कट रही है, वो बिल निकाल। नहीं गलत, ऐसे निकालना क्यों, बता भाई, ऐसे बार बार क्यों कर रहा है? मेरा कटा हुआ है ना, टोटल कटी हुई। चलो निकाल के लाओ, निकाल के और ले आओ, प्रिंट दूसरी ले आओ। एग्जैक्ट निकाल लो तो हाँ एग्जैक्ट निकाल लो, एग्जैक्ट निकाल लो। अब तक कितना हुआ दवाई का, फिर भी कोई भूल चूक हो तो अभी क्लियर कर लो। सर बड़े लेवल पे कोई नहीं करता, आप लोग नहीं करते हो, ये चीजें इनसे मिस हो रही है, तो मैं इनसे वही कह रहा था कि यार आपसे मिस क्यों हो रही है ये चीजें। सब कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। 1500 का बन रहा है कि 2700 बन रहा है कि 500 बन रहा है, जो भी मुझे 1500 का लाके दिया आप लोगों ने। कर लेंगे, अभी क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल मैं वही तो कह रहा था सर, जाने से पहले सब क्लियर करके आपको जाएंगे, पूरा जो भी है जो सारो फाइनल सब क्लियर करके जाएंगे। जाने पक्को बिल फाइनल करेंगे, ठीक है। वो इधर वही तो कह रहा हूँ, मैंने फाइनल बिल करो। गरम विभाग काम प्रेम में सब काम हो, आप गरम विभाग काम नहीं चले, प्रेम में सब काम हो। मेरी गलती। 126 93 1672। हाँ अब मेरी बात सुनो, आपने 2086 का बिल बन रहा है और आप ये बिल मुझे लाके दे रहे हो, अब इसमें आपने कहा क्या सेटलमेंट कराई, 1500 क्यों लिखा फिर आपने? फिर अब मेरी बात सुनो, आपने ये फीमेल वार्ड चार्जेस लगाए 500 रुपए, ठीक है, फिर उसके बाद में ये चार्जेस 500 और अलग लगा रखे हैं 1000 के, ये ऑब्जर्वेशन चार्जेस 500 रुपए लगा रखे हैं। था ना, हाँ आपको दिखाऊंगा, यहाँ से बनाया गया था। कहाँ से बनाया गया? यहाँ पे टोटलिंग बिल आती है, उसमें 4000 रुपए। किसमें? आपके जो आयुष्मान में अंदर जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसके अंदर टोटलिंग बिल आती है, आपके फार्मेसी वगैरह बेड जो भी होता है ना, उसमें 4000 रुपए थे। उसने नीतू ने भाई फटाफट आपको बिल चाहिए था, तो नीतू ने खुद यार फटाफट का मतलब ये थोड़ी होता है भाई कि कुछ भी बिल दे दोगे आप लोग। कर रहे थे उस समय, जल्दबाजी आपकी वजह से हुई ना, मेरी वजह से गलत बिल क्यों दे रहे हो? गलत नहीं दे रहे हैं, नहीं बोलना, समझा दूं मैं आपको। समझा दो बिल्कुल। आयुष्मान में जो भी ट्रीटमेंट होता है, एक एक दवाई का बिल अलग से बना के नहीं देते सरकार को, ठीक है, आपको अलग से चाहिए था, इसलिए उसमें टाइम लगता है। ये उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर आपको दे दिया है ताकि आपको जल्दी जाना था, जो भी ये था। अब आपको एग्जैक्ट चाहिए तो इसलिए उसमें टाइम भी लगता है और इससे वो मैच भी नहीं होगा। मैच भी नहीं होगा, इससे नहीं होगा क्योंकि आप ही को जल्दी थी। सर मेडिसिन के अंदर पूरा देखो ना आप, 1500 रुपए इधर 2086 रुपए कैसे मैच, 500-600 रुपए का मैच कैसे अपन करेंगे? ज्यादा कौन ले रहा है आपसे? अरे सर ज्यादा नहीं, 4000 तो आप पहले भी बना के लाए, अभी भी आप 4000 ही मांग रहे हो, तो यहाँ ये कहाँ एडजस्ट किया आपने 600 रुपए में? ये पूछ रहा आप हूँ, तो 600 रुपए कहाँ से एडजस्ट इसलिए तो किए? टाइम लग रहा है एक्चुअल जो बिल बनाने में, क्योंकि आपके आयुष्मान का एक एक हिसाब नहीं रखते हैं। यार आपको भैया तो गलत है चाहिए। यार, बिल्कुल गलत है यार। आपका तरीका गलत नहीं है। क्यों पैकेज क्या होता है? अरे मैं मान गया, चलो ठीक है, पर अब देखो इतनी बात हो रही है, अभी भी इसमें ये रिवाइज किया, तो ये भी रिवाइज करके एक बार सारे बिल हटाओ, फाइनल बिल इनको दे दो और जो भी हिसाब देना है वो करके अपन बात खत्म करेंगे। कुछ नहीं करना, ना कोई डिस्कशन करना है, ना कोई बात करनी है। ये 2086 का बन रहा है ना, कितने का बन रहा है? 2086 मैंने तो पेन से जोड़ा, टोटल जो भी बन रहा है एक बार इनको रिवाइज करके टोटल बिल दे दो, ढंग से दे दो, जो भी देना फाइनल, ठीक है। ये तुम्हारा दवाई का फाइनल हो गया? हाँ मेरा फाइनल दे देना। कितना है दवाई का? 2086 रुपये, ठीक। टोटल बिल कितना है इनका? 4000 का, 4 में से तो आप उसको रिवाइज करके दे दो, उस वाले वो वाला मेरा पेज देना जो पहले वाला था, रिवाइज करके दे दो, ठीक है।
इसको रिवाइज करके फाइनल बिल बना के ये 2086 का सारा बिल बन रहा है और ये 195 माइनस हो गया अभी इसमें से, इसमें माइनस है ना। रानों को बिठा ही बना, रानों को बिठा दी एक बार फाइनल गाड़ी में है, आराम को दिक्कत तो नहीं उसको। ठीक है, आप बैठो फिर 10 मिनट 5 मिनट मेरे साथ बैठो वहाँ पे, फाइनल बिल बना के दे दो। ये 2086 का आ रहा है मेडिकल का और वो उसका बना के बाकी सर गलती तो हुई है बिल में या नहीं हुई है अभी भी? नहीं सर, जल्दबाजी आप नहीं राउंड फिगर नहीं, अभी भी देखो आप ये चीज भी गलत बोल रहे हो, गलती तो हुई है बिल में, मिस्टेक तो है सर। जल्दबाजी आपको नहीं सर, ज्यादा लो ना सर, बिल्कुल आप तो आप ही के लिए कमा रहे हैं सर, हॉस्पिटल में लगाने के लिए तो कमा रहे हैं। डेढ़ी दे रहे आप दो देना चाह रहे। नहीं अरे सर दो क्या, मैं तो पूरा ही देने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 400 ऐसी निजी बसों का चक्का जाम रहा, जिसके कारण यात्रियों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवहन विभाग की मन मर्जी एवं विभिन्न तरह की कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटर द्वारा की गई प्रदेश व्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को भी चित्तौड़गढ़ और जिले में इसका काफ़ी असर देखने को मिला। बस बॉडी कोड आदि के विरोध में निजी बसों की प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत दूसरे दिन बुधवार को भी चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 400 बसों का चक्का जाम रहा, जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार स्टेज कैरिज, ग्रामीण सेवा, लोक परिवहन सेवा के साथ ही स्लीपर कोच के संचालक हड़ताल पर हैं। परिवहन विभाग द्वारा पुरानी बसों पर भी बॉडी कोड लागू करने के लिए लगातार दबाव बनाए जाने के साथ ही भारी भरकम चालान बनाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में पूरे राजस्थान में गत सोमवार रात्रि से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किए जाने से निजी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। स्थिति यह है कि चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे के आसपास स्लीपर कोच के जो कई ऑफिस हैं उन पर भी अब ताला लग गया है। कई जने कार्यालय बंद कर अपने निजी वाहनों से परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर जा चुके हैं, जिनका कहना है कि चित्तौड़गढ़ से प्रतिदिन कई निजी स्लीपर कोच का संचालन होता है, वह पूरी तरह से बंद हो चुका है एवं किसी भी स्थान के लिए निजी जो बसें हैं स्लीपर कोच वह जा नहीं रही एवं अब सबसे बड़ी परेशानी आगामी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर आ गई है। 28 फरवरी तक भी यदि यह हड़ताल जारी रहती है तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए चित्तौड़गढ़ जिले से भी लाभार्थियों एवं क्रेताओं को ले जाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अब स्कूल बसों और रोडवेज बसों जैसे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके कारण 28 फरवरी को कई निजी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। श्री महावीर जैन मंडल संस्थान द्वारा श्री महावीर जैन कल्याणक महोत्सव 2026 के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी को कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार से होगी और उसके पश्चात अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि मुख्य कार्यक्रम 31 मार्च को आयोजित किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिनका कहना था कि सरकार द्वारा गत दिनों पेश किए गए बजट में मजदूर संघ द्वारा जो मांगें की गई थी उन मांगों की और किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया गया और एक भी मांग पूरी नहीं की गई। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।